सो हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी फॉर सब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यूनिट 3 पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है पंचायती राज एंड रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आपने मेरी लास्ट 2 वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ जाकर देख लीजिएगा। लास्ट 2 यूनिट्स की जो भी वीडियोस हैं वो मैंने उसकी एक प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पंचायती राज और रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं और इस यूनिट 3 के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का स्ट्रक्चर क्या है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं? ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती हैं विलेजेस के अंदर या रूरल एरियाज के अंदर। इसके अंदर बेसिकली 5 ऑफिशियल्स की एक काउंसिल होती है। जो हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस क्या हैं? ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है विलेजेस के ऊपर जो रूरल एरियाज में होते हैं, और ये काउंसिल होती है 5 ऑफिशियल्स की। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो हैं ये सेल्फ गवर्नमेंट होती हैं विलेजेस की, और इन्हीं की वजह से पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो हैं वो आइडेंटिफाई होते हैं। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का टास्क क्या होता है? इसका टास्क होता है इकोनॉमिकल डेवलपमेंट करना रूरल एरियाज के अंदर, सोशल जस्टिस करना, और सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करना। ये हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का क्या है? टास्क होता है। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्ट 9 जो है वो डिस्क्राइब करता है। पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। ऐसी यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स जिनकी जो पॉपुलेशन है वो 1 मिलियन पीपल से ज्यादा है, उसके अंदर 3 लेवल पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस होते हैं। ठीक है। सबसे पहले ग्राम पंचायत जो कि विलेज लेवल पर काम करती है, दूसरा पंचायत समिति जो ब्लॉक लेवल पर काम करती है, तीसरा जिला परिषद जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करती है। इन तीनों को हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो दोबारा समझते हैं पंचायत इंस्टीट्यूशंस क्या होता है। ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है विलेजेस के ऊपर, जिनके 5 ऑफिशियल्स होते हैं या 5 ऑफिशियल्स की एक काउंसिल होती है जो कि रूरल इंडिया के अंदर या विलेजेस के अंदर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की तरह काम करती है। तो पंचायत इंस्टीट्यूशंस का टास्क क्या होता है भाई? इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, सोशल जस्टिस करना, और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज हैं या स्कीम्स हैं उनको विलेजेस के अंदर इंप्लीमेंट करना। कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 9 जो है वो इसको डिस्क्राइब करता है पंचायत इंस्टीट्यूशंस को। और ऐसी यूनियन टेरिटरीज एंड स्टेट्स जिनकी पॉपुलेशन 1 मिलियन पीपल से ज्यादा है, उसके अंदर 3 लेवल पंचायत इंस्टीट्यूशंस होते हैं। एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम ऑब्जेक्टिव क्या है पंचायत की। तो ऑब्जेक्टिव है पंचायत की असिस्ट इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस ऑफ कम्युनिटी। ऐसे सेक्शंस कम्युनिटी के जो कि इकोनॉमिकली वीकर हैं उनकी हेल्प करना, ये पंचायत का ऑब्जेक्टिव होता है। दूसरा, लोकल रिसोर्सेज का डेवलपमेंट करना और मैन पावर को भी बढ़ाना, ये पंचायत का ऑब्जेक्टिव होता है। तीसरा, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन करना, ये एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन में जो भी इंक्रीमेंट लाना, ये पंचायत का ऑब्जेक्टिव होता है। क्योंकि भाई गांव के अंदर बेसिकली इनकम का जो मेन सोर्स होता है वो एग्रीकल्चर होता है। ज़्यादा अच्छा एग्रीकल्चर होगा, ज़्यादा अच्छी प्रोडक्टिविटी होगी एग्रीकल्चर के अंदर, तो ज़्यादा डेवलपमेंट आएगी। इस वजह से पंचायत का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है भाई? कैसे भी करके एग्रीकल्चर जो है उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाना, ये पंचायत का ऑब्जेक्टिव होता है। चौथा, रूरल इंडस्ट्री जैसे कि कॉटेज इंडस्ट्रीज हो गई या वीविंग इंडस्ट्रीज हो गई, उनको प्रमोट करना पंचायत का ऑब्जेक्टिव होता है। पांचवा, जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और जो उनके वर्कर्स हैं उनके बीच में क्या करना, अंडरस्टैंडिंग और हार्मनी को मेंटेन करना, ये पंचायत का ऑब्जेक्टिव होता है। आई होप समझ गए होंगे। ठीक है। अब हम समझेंगे फिलोसफी क्या है पंचायत राज की। पंचायत राज की फिलोसफी है कि एक ऐसा सिस्टम प्रोवाइड करें विलेजेस को जो कि सेल्फ गवर्नेंस दे पाए, टू प्रोवाइड ए सिस्टम ऑफ सेल्फ गवर्नेंस इन विलेजेस, ये फिलोसफी है पंचायत राज की। दूसरा, कि इट डीपली स्ट्रेंथन ट्रेडिशन एंड कल्चर ऑफ रूरल इंडिया, पंचायत राज चाहता है कि ट्रेडिशन और कल्चर जो है रूरल इंडिया के अंदर वो डीपली क्या हो जाए, स्ट्रेंथन हो जाए। तीसरा, ये ग्रास रूट यूनिट होती है सेल्फ गवर्नमेंट की, यानी जमीनी तौर पर जो एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट काम कर रही है ये उसकी ग्रास रूट यूनिट है, जिसकी वजह से सोशल और इकोनॉमिकल ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है रूरल इंडिया के अंदर। ये फिलोसफी होती है पंचायती राज की। मींस पंचायती राज की फिलोसफी है कि एक ऐसी गवर्नमेंट प्रोवाइड करना जो कि ग्रास रूट लेवल पे काम करे, जिसकी वजह से सोशल और इकोनॉमिकल ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए रूरल इंडिया के अंदर। तो चौथा, इसकी फिलोसफी ये है कि लोग जो भी विलेजेस के अंदर रह रहे हैं उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन या एक्टिव इन्वॉल्वमेंट कराना रूरल डेवलपमेंट के लिए, चाहे वो मैन हो या वुमेन हो, रूरल रिकंस्ट्रक्शन के लिए उनका पार्टिसिपेशन होना जरूरी है। ये इसकी फिलोसफी है। मींस एक्टिव इन्वॉल्वमेंट कराना लोगों का, पार्टिसिपेशन ऑफ मैन एंड वुमेन फॉर रूरल रिकंस्ट्रक्शन, ये इसकी फिलोसफी है। आई होप आप समझ गए होंगे। इसके जो नोट्स है ना, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां से भी जाके आप रेफर कर सकते हैं।
अब समझेंगे हम जो 3 टायर सिस्टम के अंदर या 3 लेवल सिस्टम पीआरआई जो है उसके अंदर जो जो मेन कंपोनेंट्स हैं उनको हम एक करके समझने वाले हैं। सबसे पहले आती है ग्राम पंचायत और उसके फंक्शंस को हम पढ़ेंगे जो कि विलेज लेवल पे काम करती है। ये विलेज लेवल पे काम करती है ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत जो होती है इसके अंदर जो भी गांव होते हैं या ग्राम मीन्स गांव, जो एक गांव होता है ग्राम पंचायत के अंदर उसको 5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज या मिनिमम ऑफ 5 कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर बांटा जाता है। उसके बाद क्या होता है, ग्राम पंचायत और इसके फंक्शंस में हम पढ़ने वाले हैं। तो ग्राम इज डिवाइडेड इनटू मिनिमम ऑफ 5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ वोटर्स। द ग्राम इज हैविंग, ठीक है, फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी 1 मेंबर इज इलेक्टेड एंड फॉर्मेशन ऑफ ग्राम पंचायत इज डन। तो इसका मतलब क्या है कि जो एक गांव होता है उसको बेसिकली या मिनिमम 5 कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर डिवाइड किया जाता है। डिपेंड करता है कितनी में डिवाइड किया जाएगा, वो उसके विलेज के अंदर जो भी लोग होंगे या नंबर ऑफ वोटर जो है उनके हिसाब से इसको कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर डिवाइड किया जाता है। और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक मेंबर होकर इलेक्ट होकर आता है। मतलब अगर 5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनी है हमारे पास तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक मेंबर आएगा और टोटल कितनी मेंबर्स बनेंगे, ये एक मेंबर आया तो टोटल कितने मेंबर हो गए, 5 कॉन्स्टिट्यूएंसी से 5 मेंबर हो गए। तो ये 5 मेंबर्स की जो एक टीम होती है उसको क्या बोलते हैं, हम ग्राम पंचायत बोलते हैं। ठीक है। दूसरी चीज जो साइज होती है ग्राम पंचायत की वो वेरी करती है स्टेट टू स्टेट, ये आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद करना है। तीसरा, ग्राम पंचायत क्या होती है, ये डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर होता है ग्रास रूट लेवल पे गवर्नमेंट का। डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर होता है ग्रास रूट लेवल पे गवर्नमेंट का, जो हमारी ग्राम पंचायत होती है। ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट होते हैं ग्राम पंचायत के अंदर। कैबिनेट होते हैं विलेजेस के ग्राम पंचायत के अंदर। और ग्राम सभा जो होती है वो जनरल बॉडी की तरह एक्ट करती है। और मेंबर्स ऑफ ग्राम पंचायत, जो भी मेंबर्स होंगे ग्राम पंचायत के, वो इलेक्ट कौन करता है, वो ग्राम सभा इलेक्ट करती है। तो ग्राम सभा क्या है भाई, ग्राम सभा एक जनरल बॉडी होती है विलेजेस के अंदर जो कि ग्राम पंचायत के जो भी मेंबर्स हैं उनको इलेक्ट करती है। आई होप आप ये ग्राम पंचायत के बारे में जो भी डिस्क्रिप्शन आप समझ गए होंगे। अब फंक्शंस क्या है भाई ग्राम पंचायत के, चलो ग्राम पंचायत तुम्हारी बन गई, अभी ग्राम पंचायत क्या क्या काम करेगी वो हम समझेंगे। ग्राम पंचायत एनुअल प्लान प्रिपेयर करेगी और बजट प्रिपेयर करेगी विलेज पंचायत के लिए। तो ग्राम पंचायत क्या करती है, ग्राम पंचायत प्रिपेयर करती है एनुअल प्लान्स, बजट्स विलेज पंचायत के लिए। ये पीपल्स जो भी लोग रह रहे हैं उस ग्राम में या उस गांव के अंदर, उनकी हेल्प करती है नेचुरल कैलामिटीज के अंदर। बाई चांस भाई ऐसा हो जाता है कभी कभी कि गांव में कुछ डिजास्टर आ जाता है या फ्लड आ जाता है जिसकी वजह से एग्रीकल्चर जो है वो नष्ट हो जाता है, खेती बाड़ी नष्ट हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में ये जो ग्राम पंचायत है ये लोगों की हेल्प करेगी, ये इसका फंक्शन है। तीसरा, ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि पब्लिक प्रॉपर्टीज हैं जिन पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है या अवैध उस रूप से उनके ऊपर कब्जा जमा रखा है, उस एनक्रोचमेंट को क्या करना, उसको रिमूव करना, ये ग्राम पंचायत का वर्क होता है। मींस गांव के अंदर भाई किसी दबंग इंसान ने क्या करा, प्रॉपर्टी किसी की हत्या ली या पब्लिक प्रॉपर्टी को हत्या लिया, तो उसका रिमूवल करना या उससे पब्लिक हत्या हुई प्रॉपर्टी को बचाना, ये फंक्शन होता है ग्राम पंचायत का। चौथा, इसके अंदर रिप्रेजेंटेटिव फंक्शंस भी होते हैं, इसके पास डेवलपमेंटल फंक्शंस भी होते हैं जिसकी वजह से डेवलपमेंट कर पाती है विलेजेस के अंदर, रेगुलेट कर पाती है विलेज को और एडमिनिस्ट्रेट कर पाती है विलेज के अंदर। ये सारे इसके फंक्शंस के अंदर आते हैं। आई होप आप फंक्शंस ग्राम पंचायत के समझ गए होंगे। अब हम समझेंगे पंचायत समिति और फंक्शंस। पंचायत समिति क्या होती है, ये रूरल लोकल गवर्नमेंट होती है जो कि इंटरमीडिएट लेवल पर काम करती है, यानी कि तहसील लेवल पर जो रूरल लोकल गवर्नमेंट काम कर रही है उसको हम पंचायत समिति बोलते हैं। तो इट वर्क्स फॉर द विलेजेस ऑफ द तहसील, जो एक तहसील के अंदर काफी सारे विलेजेस होते हैं तो उनके लिए ये जो पंचायत समिति है वो काम करेगी। इसको डेवलपमेंट ब्लॉक भी बोला जाता है और पंचायत ऑफ पंचायत भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है पंचायत ऑफ पंचायत, क्योंकि तहसील के अंदर काफी सारे विलेजेस होते हैं और हर विलेज की पंचायत होती है। तो इस वजह से क्या होता है, इसको पंचायत ऑफ पंचायत बोला जाता है, किसको, पंचायत समिति को। तो पंचायत समिति के अंदर कौन कौन होता है, इट इज कंपोज्ड ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द एरिया। इसके अंदर इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं उस एरिया के या ब्लॉक के अंदर, क्या कौन कौन होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं उस ब्लॉक के एरिया के अंदर, जो भी एरिया आ रहा है उस ब्लॉक के अंदर जो भी एरिया आ रहा है उससे जो भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो इसके मेंबर्स होते हैं। तो इसमें कौन कौन होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी इसका मेंबर होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो उस एरिया का होगा वो इसका मेंबर होगा, SC ST के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो भी इसके मेंबर होंगे और वुमेन एसोसिएट मेंबर्स भी इसके क्या होते हैं, मेंबर्स होते हैं। और इलेक्टेड मेंबर जो उस ब्लॉक के अंदर या जिला परिषद के अंदर होंगे वो इसके मेंबर्स होंगे। तो जो समिति है
वो बेसिकली 5 साल के लिए इलेक्ट की जाती है। हेड चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन जो हैं वो इलेक्टेड होते हैं। कौन इलेक्ट करता है उनको? मेंबर ऑफ पंचायत समिति जो है वो इलेक्ट करते हैं हेड चेयरमैन को और डिप्टी चेयरमैन को, जो इसको पूरी को लीड करता है ब्लॉक को या पंचायत समिति को लीड करते हैं हेड चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन। उनको कौन इलेक्ट करता है? उनको मेंबर्स ऑफ पंचायत समिति है जो है वो क्या करते हैं, वो इनको इलेक्ट करते हैं। और ये जो चेयरमैन है इनका काम क्या होता है भाई, जो भी ब्लॉक के अंदर जो भी डेवलपमेंट प्रोसेस है उनको क्या करना, हेड करना। तो पंचायत समिति के आप समझ के होंगे इसके बारे में। इसके अंदर इलेक्टेड मेंबर्स को ये चीज आपको याद रखनी है कि भाई इसके अंदर कौन कौन होता है। तो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उस एरिया का, SC/ST के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वुमेन एसोसिएट मेंबर्स होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं ब्लॉक और जिला परिषद के। तो एक सरपंच समिति जो है वो काफी सारी ग्राम पंचायत को सुपरवाइज करती है। दूसरा, ये कोऑर्डिनेटिंग बॉडी की तरह काम करती है बिटवीन डिस्ट्रिक्ट पंचायत एंड ग्राम पंचायत। डिस्ट्रिक्ट पंचायत और ग्राम पंचायत के बीच में कोऑर्डिनेटिंग बॉडी की तरह पंचायत समिति काम करती है। अब फंक्शंस क्या है पंचायत समिति के? प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग एंड सुपरवाइजिंग ऑल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इन ब्लॉक। किसी ब्लॉक के अंदर कोई भी डेवलपमेंट प्रोग्राम हो उसका प्लान करना, उसको एग्जीक्यूट करना और सुपरवाइज करना, ये इसका फंक्शन होता है। दूसरा, सुपरवाइज वर्क ऑफ ग्राम पंचायत विद इन इट्स जुरिसडिक्शन। अपने जुरिसडिक्शन के अंदर ग्राम पंचायत के अंदर जो भी काम हो रहा है उसको सुपरवाइज करना, इसका फंक्शन होता है। तीसरा, सपोर्ट करना इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। डेवलपमेंट प्रोग्राम जो भी हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन को सपोर्ट करना। किस चीज के लिए काम करना? वेलफेयर और डेवलपमेंट एक्टिविटीज के लिए भी काम करना, जैसे कि एग्रीकल्चर के लिए काम करना, हेल्थ के लिए काम करना, सैनिटेशन के लिए काम करना, एजुकेशन के लिए काम करना। उनका जो भी सपोर्ट सिस्टम देना होता है वो पंचायत समिति का फंक्शन के अंदर आता है। और क्या करता है ये प्रोजेक्ट, जो भी प्रोजेक्ट हम करने वाले हैं विलेजेस के अंदर उनके फंड्स प्रोवाइड कराना और लोन प्रोवाइड कराना विलेजेस को, ये काम होता है पंचायत समिति का। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है भाई, अब हम बात करेंगे जिला परिषद के और फंक्शन के। भाई हमने ग्राम पंचायत को कवर कर लिया जो विलेज लेवल पे काम करती है, सबसे छोटे लेवल पे, ठीक है। उसके बाद हमने पंचायत समिति को कवर कर लिया जो कि इंटरमीडिएट लेवल पे काम करती है, तहसील लेवल पे जो काम करती है उसको हमने कवर कर लिया। अब जो टॉप लेवल पे जो काम करती है डिस्ट्रिक्ट के अंदर, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो टॉप लेवल पे काम करती है वो होती है जिला परिषद, उसको हम पढ़ेंगे। तो जिला परिषद इज एन इलेक्टेड बॉडी, ये एक इलेक्टेड बॉडी होती है जिसको हम जिला पंचायत भी बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी बोलते हैं, मंडल परिषद भी बोलते हैं या डिस्ट्रिक्ट पंचायत भी बोलते हैं। ये 3 टायर पंचायती राज सिस्टम का सबसे टॉप मोस्ट जो लेवल होता है वो होता है जिला परिषद का। और इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन होता है जो ये किस लेवल पे फंक्शन करती है? ये फंक्शन करती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्टेट्स के अंदर, जो हमारी जिला परिषद है। तो ब्लॉक प्रमुख ऑफ ब्लॉक पंचायत आर ऑल्सो रिप्रेजेंटेड इन जिला परिषद। जिला परिषद के अंदर जो ब्लॉक प्रमुख होते हैं ब्लॉक पंचायत के वो भी रिप्रेजेंट करते हैं जिला परिषद के अंदर। मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आर इट्स मेंबर। MLA और MP जो होंगे वो इसके मेंबर्स होते हैं। इट एक्ट एज लिंक बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट एंड विलेज लेवल ग्राम पंचायत। ये लिंक की तरह काम करती है स्टेट गवर्नमेंट के बीच में और विलेज लेवल ग्राम पंचायत के बीच में, जो हमारी जिला परिषद है। सारी पंचायत समिति इसके जो चेयरमैन होंगे वो कौन होते हैं? डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितनी भी पंचायत समिति डिस्ट्रिक्ट के अंदर आ रही हैं उनके जो भी चेयरमैन हैं वो इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं। डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फ्रॉम जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जो होता है उसका एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी होता है। तो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स कौन कौन होते हैं? चेयरमैन ऑफ ऑल पंचायत समिति। एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी कौन होता है इसका? डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होता है इसका, जो है इसका हेड होता है मेनली, वो होते हैं IAS या कोई सीनियर स्टेट सर्विस ऑफिसर जो कि इस पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप को हेड करता है। समझ गए होंगे भाई आप ये चीज। तो PDF फॉर्म में मैं आपको यार इसका जो इसके नोट्स वो प्रोवाइड करूंगा, तो आप वहां से जाके इसको रेफर कर सकते हैं एक बार। अब इसके फंक्शन क्या है? ये बेसिकली एडवाइजरी बॉडी होती है ब्लॉक की, ये ब्लॉक को एडवाइज करने का काम करता है जिला परिषद। दूसरा, ये ब्लॉक्स के अंदर जो भी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के ऊपर जो भी बजट होता है या लोन्स होते हैं या फंड्स होते हैं उनको भी अप्रूव जिला परिषद ही करता है, ठीक है। तीसरा, ये गवर्नमेंट को एडवाइज करता है ताकि वो रूरल डेवलपमेंट कर पाए, ठीक, समझ गए होंगे आप ये चीज। अब हम बात करेंगे इमरजेंस एंड ग्रोथ ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। कैसे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो है इनका इमरजेंस हुआ भारत के अंदर और कैसे इनकी ग्रोथ चल रही है उसके बारे में हम बात करेंगे अब। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है भाई वो कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं था। पंचायती राज जो है कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं था, पहले से था भारत के अंदर। इनफैक्ट विलेजेस जो है भारत के अंदर उनके अंदर पंचायत होती थी,
जिनके पास एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल पावर होते थे। तो ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज, गांधी जी जो हैं, इनका ओपिनियन था, इनका कहना था कि हम पंचायत को एम्पावर करें ताकि डेवलपमेंट हो पाए रूरल एरियाज की। तो गांधी जी ऑल्सो हेल्ड द ओपिनियन ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पंचायत फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज, सो रिकॉग्नाइजिंग देयर इंपॉर्टेंस। उसके बाद किया गया भाई, इस जो सिचुएशन है इसको रिकॉग्नाइज किया गया, और इसकी इंपॉर्टेंस को रिकॉग्नाइज करने के बाद प्रोविजन फॉर पंचायत वाज इंक्लूडेड इन पार्ट 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो पंचायती राज की इंपॉर्टेंस को समझते हुए एक प्रोविजन लाया गया जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 के अंदर इंक्लूड कर दिया गया। तो आर्टिकल 40 जो है, उसने क्या बोला, उसने स्टेट्स को सजेस्ट किया कि वो कुछ ऐसे स्टेप्स उठाएं जिनकी वजह से विलेज पंचायत का ऑर्गेनाइजेशन किया जा सके और उनको पावर दी जाए और अथॉरिटी दी जाए। तो आर्टिकल 40 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये कहता है कि स्टेट्स जो हैं, जो भारत के स्टेट्स हैं, वो क्या करें, वो स्टेप्स लें कुछ, जिसकी वजह से विलेज पंचायत जो है वो ऑर्गेनाइज हो और उनके पास कुछ पावर और अथॉरिटी जाए। लेकिन आर्टिकल 40 ने कुछ गाइडलाइंस नहीं दी कि किस गाइडलाइंस के तहत हम विलेज के अंदर विलेज पंचायत ऑर्गेनाइज करें और क्या क्या पावर और अथॉरिटी दें उनको। तो इसको आर्टिकल 40 ने गाइडलाइन नहीं दी थी, जिसकी वजह से जो विलेज पंचायत हैं उनको ऑर्गेनाइज नहीं कर पाई सही से। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए काफी सारी कमेटियां बनी। सबसे पहली कमेटी जो बनी थी वो थी बलवंत राय कमेटी, जिसने सबसे पहले रिकमेंड किया पंचायती राज का ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रक्चर। सो बलवंत राय कमेटी रिकमेंडेड फर्स्ट द ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ पंचायती राज। तो इसने क्या करा, इसने बलवंत राय कमेटी ने अपनी जो रिपोर्ट थी उसको नवंबर 1957 में सबमिट किया, जिसमें इन्होंने रिकमेंड किया एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि पंचायती राज। तो बलवंत राय कमेटी जो बनी थी उसने अपनी रिपोर्ट 1957 में दी और रिकमेंड किया कि हम डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन करेंगे, यानी कि पंचायती राज सिस्टम लाएंगे जो कि एक 3 टायर सिस्टम होगा, विलेज लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। और इन विलेज पंचायत के डायरेक्ट इलेक्शन को भी इन्होंने रिकमेंड किया बलवंत राय कमेटी ने, ठीक। उसके बाद राजस्थान जो है वो पहला ऐसा स्टेट बन गया जिसने क्या करा, जिसने पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश कर दिया। तो राजस्थान वाज द फर्स्ट स्टेट टू इस्टेब्लिश इट एट नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑन 2 अक्टूबर 1959। तो 2 अक्टूबर 1959 के अंदर राजस्थान पहला ऐसा स्टेट बन गया जिसने पंचायती इंस्टीट्यूशंस को इंप्लीमेंट कर दिया नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। उसके बाद अशोक मेहता कमेटी आई पंचायती इंस्टीट्यूशंस के ऊपर ही काम करने के लिए। तो अशोक मेहता कमेटी जो थी उसको अपॉइंट किया गया था दिसंबर 1977 के अंदर, ताकि वो पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस के ऊपर काम कर पाए, और इसने अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया अगस्त 1978 में, जिस रिपोर्ट के अंदर उन्होंने काफी सारे रिकमेंडेशन दिए। किस चीज के लिए रिकमेंडेशन किए, टू स्ट्रेंथन एंड रिवाइव पंचायती राज सिस्टम। जो पंचायती राज सिस्टम उस टाइम पे डिक्लाइन हुआ था उसको रिवाइव करने के लिए और स्ट्रेंथन करने के लिए अगस्त 1978 में अशोक मेहता कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी, और इस रिपोर्ट ने 2 टायर सिस्टम जो है उसको रिकमेंड किया पीआरआई के लिए। पीआरआई मतलब पंचायत राज इंस्टीट्यूशन के लिए इसने 2 टायर सिस्टम को रिकमेंड किया अशोक मेहता कमेटी ने। उसके बाद फिर जीवी के राव कमेटी बनी 1985 में, जो अपॉइंट हुई थी, और इसने भी काफी सारे मेजर्स को रिकमेंड किया। इन सारी कमिटीज को हम एक एक करके पढ़ेंगे, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, अब बस अभी इसको देखते जाइए। बेसिकली हम इसकी ग्रोथ और इमरजेंसी को पढ़ रहे हैं, तो इनको एक एक करके जो भी सारी कमिटीज बनी थी उनको हम एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद एल एम सिंघवी कमेटी आई 1986 के अंदर, जिसने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो है पंचायती राज को देने का रिकमेंडेशन किया। भाई पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं था पहले, तो एल एम सिंघवी कमेटी जो 1986 में बनी थी, इसने बोला कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को हम कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे देते हैं। और इसके रेस्पॉन्स में क्या हुआ, एक बिल जो है राजीव गांधी जी ने लोकसभा के अंदर जुलाई 1989 को इंट्रोड्यूस किया, किस चीज के लिए, टू कॉन्स्टिट्यूशनलाइज पंचायती राज सिस्टम, और राज्यसभा ने इसको अपोज किया, तो ये है कि यहीं कैंसिल हो गया, ठीक है। तो एल एम सिंघवी कमेटी पहली ऐसी कमेटी थी जिसने बोला था कि हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड करेंगे या उनको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंक्लूड करेंगे, जिसकी वजह से राजीव गांधी ने क्या करा,
जुलाई 1989 को एक बिल इंट्रोड्यूस किया लोकसभा के अंदर, जिसको राज्यसभा ने रद्द कर दिया। ठीक है, उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव की जब गवर्नमेंट आई तो उन्होंने भी एक बिल इंट्रोड्यूस किया इसी पर्पस के लिए कि हम कैसे भी करके पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड करते हैं। तो लोकसभा 1991 के अंदर पीवी नरसिम्हा राव जी ने एक बिल इंट्रोड्यूस किया जो कि पास हो गया, और ये फाइनली इमर्ज होकर आया 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के दौरान। ये आपको याद रखना है। और ये पहली बार जो जमीन पे उतर के आया, या पहली बार ये फोर्स में आया, वो था 24 अप्रैल 1993 को पहली बार पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशनलाइज करके पहली बार ये फोर्स में आए। ठीक है, अब जितनी भी कमिटीज हम इसमें इमरजेंसी और ग्रोथ ऑफ पंचायत इंस्टीट्यूशन में पढ़े हैं, अब इनको हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं बलवंत राय मेहता कमेटी से। बलवंत राय मेहता कमेटी, तो बलवंत राय मेहता कमेटी पहली कमेटी या फर्स्ट कमेटी थी जो कि 1957 के अंदर सेटअप हुई थी, टू लुक प्रॉब्लम्स ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया। तो बलवंत राय मेहता कमेटी पहली कमेटी बनी थी 1957 के अंदर, जिसका काम था कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको देखना और उनके ऊपर काम करना या रिकमेंड करना सरकार को। तो इट वाज आस्क्ड टू रिपोर्ट ऑन कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने कहा था कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर रिपोर्ट जो है वो दो आप हमको, बलवंत राय मेहता कमेटी से बोला था। ठीक है, तो इसने क्या करा, इसने काफी सारी रिकमेंडेशंस दी। इट रिकमेंडेड वेरियस एक्टिविटीज फॉर डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन एंड रूरल रिकंस्ट्रक्शन। इसने काफी सारी एक्टिविटीज जो हैं उनको रिकमेंड किया डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के लिए और रूरल रिकंस्ट्रक्शन के लिए। And it also pointed out that community development programs was not successful because of lack of local initiative. तो इन्होंने जो भी रिकमेंडेशन दिए थे डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के लिए, रूरल रिकंस्ट्रक्शन के लिए, वो जितने भी प्रोग्राम्स थे वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे क्योंकि लोकल इनिशिएटिव नहीं था, ड्यू टू द लैक ऑफ लोकल इनिशिएटिव। कम्युनिटी लेड डाउन 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। तो बलवंत राय मेहता कमेटी जो ही, इसने 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को बताया। सबसे पहले 3 टायर स्ट्रक्चर होगा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज का, जो कि एक दूसरे से लिंक्ड होंगी। तो बलवंत राय मेहता कमेटी ने 3 टायर सिस्टम दिया, 3 टायर सिस्टम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का दिया, जिसमें कि हर एक जो लेवल है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होगा। जेन्युइन पावर दी जाएगी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी हर एक बॉडी को। तीसरा, एडिक्वेट रिसोर्सेज जो होंगी वो भी ट्रांसफर किए जाएंगे इन बॉडीज को। चौथा, ऑल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स एट ऑल 3 लेवल्स शुड बी चैनल। जितने भी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स या वेलफेयर स्कीम्स जो भी उस टाइम पे काम करेंगे वो इन तीनों लेवल्स में चैनलाइज होंगे। पांचवा, 3 टायर सिस्टम जो है should facilitate further devolution and disposal of power and responsibility in future। तो 3 टायर सिस्टम क्या करेगा, ये फ्यूचर के अंदर जो भी हम पावर या रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगे उसका भी क्या करेगा, ये डिवोल्यूशन करेगा। 3 टायर सिस्टम के अंदर कौन कौन आता था, जिला पंचायत, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत, जो कि इस बलवंत राय कमेटी ने क्या किया था, रिकमेंड किया था। फॉर द फर्स्ट टाइम कमिटी रिकमेंडेड फॉर कोऑप्टिंग ऑफ 2 वुमेन हु वर इंटरेस्टेड टू वर्क फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। पहली बार इस कमेटी ने क्या करा, इसने रिकमेंड किया कि हम ऐसी 2 वुमेन्स को क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे जो इंटरेस्टेड हैं वुमेन्स के लिए और चिल्ड्रंस के लिए वर्क करने के लिए। ये बेसिकली इलेक्टेड नहीं होते थे, जैसे कि बाकी मेल मेंबर जो भी इलेक्टेड होंगे हमारे पंचायत समिति के अंदर, उनकी तरह ये इलेक्टेड नहीं है। जो भी हम 2 वुमेन्स को लेंगे वो उनकी तरह इलेक्टेड नहीं होंगे। तो इट केम ऑन इफेक्ट ऑन 1 अप्रैल 1958 एंड इम्प्लीमेंटेड ऑन 2 अक्टूबर 1959। तो बलवंत राय कमेटी ने जो भी बनाया था पंचायत इंस्टीट्यूशंस के बारे में, जो भी रिकमेंडेशन दिए थे वो इफेक्ट में आए थे 1 अप्रैल 1958 को, और इनको इम्प्लीमेंट किया गया था 2 अक्टूबर 1959 को। जैसा कि बताया, राजस्थान जो है वो पहला ऐसा स्टेट बन गया था जिसने बलवंत राय मेहता कमेटी के जो भी रिकमेंडेशंस थे, 3 टायर सिस्टम जो भी इन्होंने रिकमेंड किया था उसको पहली बार इम्प्लीमेंट करा था। आगे बहुत समझ गए होंगे। ठीक है, बलवंत राय मेहता कमेटी के बारे में समझ गए होंगे। ठीक जी, अब हम बात करेंगे अशोक मेहता कमेटी के बारे में। दिसंबर 1977 में जनता गवर्नमेंट जो है उसने एक कमेटी को अपॉइंट किया ऑन पंचायत इंस्टीट्यूशंस ऑन दिसंबर 1977 में जब जनता गवर्नमेंट
ने एक कमेटी को अपॉइंट किया पंचायती इंस्टीट्यूशंस के ऊपर। किसकी चेयरमैनशिप के अंदर? अशोक मेहता जो थे उनकी चेयरमैनशिप के अंडर में दिसंबर 97 के अंदर जनता गवर्नमेंट ने एक कमेटी को अपॉइंट कर दिया। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जो है वो अगस्त 1978 के अंदर सबमिट करी। इसमें इन्होंने 132 रिकमेंडेशन दिए। अशोक मेहता कमेटी ने 132 रिकमेंडेशन दिए फॉर रिवाइविंग द स्ट्रेंथ ऑफ डिक्लाइनिंग पंचायती राज। किस चीज के लिए? फॉर रिवाइविंग द स्ट्रेंथ ऑफ डिक्लाइनिंग पंचायती राज। तो इसकी मेन रिकमेंडेशन क्या थे? सबसे पहला 3 टायर सिस्टम जो है उसको रिप्लेस किया जाएगा 2 टायर सिस्टम से, जिला परिषद एट डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड बिलो इट मंडल पंचायत। तो उसमें जो बलवंत राय कमेटी जो थी उसमें क्या था? 3 टायर सिस्टम था, जिसमें कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला पंचायत थी, बीच के लेवल पे पंचायत समिति थी और छोटे लेवल पे क्या थी? विलेज पंचायत थी। लेकिन इन्होंने क्या बोला अशोक मेहता कमेटी ने? जो 3 टायर सिस्टम है उसको रिप्लेस कर देना चाहिए 2 टायर सिस्टम में। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो जिला परिषद काम करेगा और जो उससे नीचे वाला जो लेवल है उस पर मंडल पंचायत काम करेगी। और मंडल पंचायत के अंदर ऐसे विलेजेस के ग्रुप्स होंगे जिनकी पॉपुलेशन 15,000 से 20,000 के बीच में पॉपुलेशन वाले विलेजेस जो हैं वो इसके अंदर मेंबर्स होंगे। तो डिस्ट्रिक्ट जो होगा वो फर्स्ट पॉइंट होगा डिसेंट्रलाइजेशन का बिलो स्टेट लेवल। स्टेट लेवल के नीचे जो पहला पॉइंट होगा डिसेंट्रलाइजेशन का वो डिस्ट्रिक्ट होगा। ये इन्होंने रिकमेंड किया। तीसरी चीज इन्होंने कमेंट करी कि देयर शुड बी एन ऑफिशियल पार्टिसिपेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एट ऑल लेवल ऑफ पंचायत इलेक्शन। इन्होंने तीसरा रिकमेंडेशन दिया था कि एक ऑफिशियल पार्टिसिपेशन होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज का हर लेवल ऑफ पंचायत इलेक्शन के दौरान। ठीक है। चौथा, पंचायत राज इंस्टीट्यूशन जो हैं शुड हैव कंपल्सरी पावर ऑफ टैक्सेशन टू मोबिलाइज देयर फाइनेंशियल रिसोर्सेज। इन्होंने बोला कि जो पंचायत रिसोर्स इंस्टीट्यूशन जो हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो हैं, इनके पास अपनी पावर्स होनी चाहिए टैक्स लगाने की, जिसकी वजह से ये मोबिलाइज कर पाए, यानी कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज को मोबिलाइज कर पाए, फाइनेंशियल रिसोर्सेज को क्या कर पाए? मोबिलाइज कर पाए। उसके लिए इनके पास कंपल्सरी पावर होनी चाहिए टैक्सेशन की। ये अशोक मेहता कमेटी ने रिकमेंड किया। चौथा, जनता गवर्नमेंट कोलैप्स हो गई थी और इस वजह से इस कमेटी ने जो रिकमेंड किया उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो पाया था। तो ये जो कमेटी थी ये भी फेल, एक तरीके से फेल हो गई, क्योंकि जनता गवर्नमेंट कोलैप्स हो गई और जनता गवर्नमेंट ने ही इस कमेटी को अपॉइंट किया था। तो आप समझ गए होंगे भाई अशोक मेहता कमेटी के बारे में भी, जो कि दिसंबर 97 में अपॉइंट की गई थी, जिसने अपनी रिपोर्ट जो है वो अगस्त 1978 में सबमिट की थी। इसके बारे में पूछ लिया जाता है कि भाई इसने क्या क्या रिकमेंड किया था। इसने रिकमेंड किया था 2 टायर सिस्टम। इसके बाद आती है जीवी के राव कमेटी। तो प्लानिंग कमीशन जो है उसने 1985 में एक कमेटी अपॉइंट की टू रिव्यू द एग्जिस्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोग्राम्स फॉर रूरल डेवलपमेंट। तो प्लानिंग कमीशन ने क्या करा भाई, 1985 के अंदर एक कमेटी अपॉइंट की जिसका काम था कि एग्जिस्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोग्राम जो है रूरल डेवलपमेंट के, उनको रिव्यू करना और पॉवर्टी एलिवेशन करना, यानी कि पॉवर्टी एलिवेशन के लिए जो भी प्रोग्राम चल रहे हैं उनको रिव्यू करना। किसकी चेयरमैनशिप के अंदर ये वाली कमेटी को अपॉइंट किया गया था? जीवी के राव जो थे उनकी चेयरमैनशिप के अंदर प्लानिंग कमीशन ने 1985 में एक कमेटी को अपॉइंट किया, जिसका काम था कि एग्जिस्टिंग जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोग्राम्स हैं रूरल डेवलपमेंट के लिए और पॉवर्टी एलिवेशन के लिए वो कैसे काम कर रहे हैं उनको रिव्यू करना। तो जीवी के राव कमेटी ने कंक्लूड किया कि डेवलपमेंट प्रोसेस जो है वो ग्रेजुअली क्या हो गई है? ब्यूरोक्रेटाइज्ड हो गई है और डाइवर्स हो गई है पंचायती राज से। तो इन्होंने बताया कि जो भी डेवलपमेंट प्रोसेस है उनको ब्यूरोक्रेट्स ने संभाल लिया है और पंचायती राज जो है पंचायती राज से वो क्या हो गए हैं? डाइवर्स हो गए हैं, पंचायती राज से अलग हो गए हैं। इन्होंने ये पाया, जिसकी वजह से पंचायत राज इंस्टीट्यूशन जो है वो वीक हो गए हैं, जिसकी वजह से पंचायत राज इंस्टीट्यूशन वीक हो गए हैं, ये इसने बताया। ठीक है भाई। तो कमेटी रिकमेंडेड जिला परिषद, तो कमेटी ने क्या रिकमेंड किया कि जिला परिषद जो है वो पाइवोटल इंपॉर्टेंस के होने चाहिए इस स्कीम के अंदर। तो कमेटी रिकमेंडेड, जो इस कमेटी ने क्या क्या रिकमेंड किया हम वो चीज देखेंगे आप। ठीक है। कमेटी ने बताया कि जिला परिषद जो है वो पाइवोटल इंपॉर्टेंस के होने चाहिए, या मैंने कि मेन पॉइंट होने चाहिए जो स्कीम्स को प्रोवाइड करेंगे डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के लिए। तो कमेटी रिकमेंडेड जिला परिषद शुड बी ऑफ पाइवोटल इंपॉर्टेंस इन द स्कीम ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, ये इसका पहला रिकमेंडेशन। दूसरा, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एट डिस्ट्रिक्ट एंड लोअर लेवल शुड बी असाइंड इंपॉर्टेंट रोल।
तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम कर रहे हैं या छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं, उन सबको इंपॉर्टेंट रोल असाइन किया जाना चाहिए प्लानिंग के लिए, इंप्लीमेंट के लिए और मॉनिटर करने के लिए एक्टिविटीज को। एंड सम ऑफ द स्टेट लेवल प्लानिंग शुड बी ट्रांसफर्ड टू डिस्ट्रिक्ट लेवल यूनिट्स फॉर इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग। और जो स्टेट लेवल प्लानिंग है उसको भी डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लानिंग में ट्रांसफर करना चाहिए ताकि इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन हो सके। पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर क्रिएटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ जिला परिषद। इसने रिकमेंड किया कि एक पोस्ट बनानी चाहिए डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर की, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की तरह काम करेगा जिला परिषद के अंदर। ये इस कमेटी ने रिकमेंड किया। चौथा, पंचायती राज इलेक्शंस जो हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के जो भी इलेक्शंस हैं उनको रेगुलरली कराना चाहिए, या इलेक्शंस ऑफ पंचायत इंस्टीट्यूशन शुड बी हेल्ड रेगुलरली, ये इस कमेटी ने रिकमेंड किया। तो 10 कमेटी असाइंड लीडिंग रोल टू पंचायत इंस्टीट्यूशंस इन लोकल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। इस कमेटी की वजह से लीड रोल मिल गया था पंचायत इंस्टीट्यूशंस को। किस कमेटी की वजह से? जीवी के राव कमेटी की वजह से। आई होप आप इस कमेटी को समझ गए होंगे भाई। उसके बाद एक एलएमसीवी कमेटी आती है। तो ये This committee was for revitalization of पंचायती राज institutions for democracy and development। दोबारा से स्थापना, तो रिविटलाइजेशन मतलब होता है, रिविटलाइजेशन मतलब दोबारा से स्थापना करना, ठीक है। तो दिस कमिटी वाज फॉर रिविटलाइजेशन ऑफ पंचायती इंस्टीट्यूशंस फॉर डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट, ठीक। 1986 में जब राजीव गांधी जी की गवर्नमेंट जो थी उसने इस कमेटी को अपॉइंट किया था, किसकी लीडरशिप के अंदर या किसकी चेयरमैनशिप के अंदर? एलएम सिगवी की चेयरमैनशिप के अंदर। तो इसने भी काफी सारे रिकमेंडेशन दिए बाकी सारी जो भी कमेटी चाहिए उनकी तरह। इसने बोला कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है उनको कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज कराना चाहिए, प्रोटेक्ट कराना चाहिए और प्रिजर्व करना चाहिए। तो ये पहली ऐसी कमेटी बनी थी एलएमसीवी कमेटी जिसने ये बोला कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है इनको कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया जाना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन इनको रिकॉग्नाइज करे, प्रोटेक्ट करे और प्रिजर्व करे। ये इस एलएमसीवी कमेटी ने रिकमेंड किया। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन बननी चाहिए फॉर रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस टू पंचायती राज बॉडीज। इस एलएमसीवी कमेटी ने रिकमेंड किया कि देयर शुड बी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस टू पंचायती राज बॉडीज। न्याय पंचायत होनी चाहिए विलेजेस के अंदर। चौथा, जुडिशनल ट्राइब्यूनल जो होना चाहिए विलेज के अंदर वो भी इस्टेब्लिश किया जाना चाहिए, जुडिशियल ट्राइब्यूनल। पांचवा, विलेज पंचायत जो है उसके अंदर फाइनेंशियल रिसोर्सेज ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए। छठा, ग्राम पंचायत जो है उसको ज्यादा से ज्यादा वायबल बनाना चाहिए। ये इसका क्या था? एलएमसीवी कमेटी का क्या था भाई? रिकमेंडेशंस थे। तो आपने एलएमसीवी कमेटी पढ़ ली, हमारी अशोक मेहता कमेटी पढ़ी है, जीवी के राव कमेटी पढ़ी है, करके मैंने सारी कमेटीज को आपको बता दिया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस यूनिट के जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स या जो भी पीडीएफ है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो प्लीज देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई आपको वीडियो पसंद आई होगी, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।